स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में बात करेंगे लगातार हो रही बेटियों के साथ दरिंदगी की। बेटियों से दरिंदगी पर पूरे देश में गुस्सा है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पूरा देश सड़कों पर उतर आया, लेकिन इसका दरिंदों पर कोई असर नहीं दिख रहा। कोलकाता से लेकर उत्तराखंड तक, मुरादाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक महिलाओं से हैवानियत की खबरें लगातार आ रही हैं। कल महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों ने स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट किया था। अभी इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते कि महाराष्ट्र के अकोला से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ गई। यहां सरकारी स्कूल में बच्चियों से छेड़खानी का आरोप लगाए। आरोपी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का टीचर है। चाहे कोलकाता हो, ठाणे हो या अकोला, हर जगह दरिंदगी की दास्तां एक जैसी है। एक तरफ वर्क प्लेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाली जो नौनिहाल हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, वो भी सेफ नहीं है। उनके साथ भी दरिंदगी हो रही है और स्कूल में मौजूद कर्मचारी, टीचर भी उनके साथ दरिंदगी कर रहे हैं। कल जिस वक्त ठाणे जिले में 2 बच्चियों से हैवानियत के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे थे, उसी समय महाराष्ट्र के शहर अकोला में एक दरिंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहां काजी खेड़ इलाके के जिला परिषद स्कूल के टीचर पर 6 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। बच्चियों का कहना है कि 47 साल का ये टीचर पिछले 4 महीने से उन्हें अश्लील फिल्म दिखाकर उन्हें परेशान कर रहा है। उसकी हरकतों से तंग आकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के टोल फ्री नंबर पर फोन किया गया और इसके बाद चाइल्ड फेयर कमेटी की टीम स्कूल पहुंची। अब कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, कोलकाता, ठाणे और अकोला, ये कैसे घटनाएं सामने आई हैं, तो अकोला की बात आपके सामने रख रही हूं। काजी खेड़ के जिला परिषद स्कूल में यह हैवानियत का मामला सामने आया। आरोप यह है कि जबरन अश्लील फिल्म दिखाई बच्चियों को और फिर उनके साथ छेड़खानी की गई है। छात्राओं ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से इस बात की शिकायत की। टीचर पर 6 छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। छात्राओं को 4 महीने से ये टीचर परेशान कर रहा था। आरोपी टीचर गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो चाहे कोलकाता की बात करिए, चाहे ठाणे की बात करिए, चाहे आप अकोला की बात करिए, दरिंदगी की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैसे बेटी को पढ़ाएंगे और कैसे बेटियों को बचाएंगे। सवाल अब अभिभावकों के सामने आकर खड़ा हो गया है। अकोला में हैरानी की बात यह है कि काजीखेड़ के जिला परिषद स्कूल में 47 साल का टीचर पिछले 4 महीने से बच्चियों को परेशान कर रहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। आरोपी टीचर प्रमोद मनोहर सरदार 8वीं क्लास की छात्राओं को अश्लील फिल्में दिखा रहा था। आप देखिए, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां थी, मासूम बच्चियां, जिनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा था। आरोपी टीचर का नाम है प्रमोद मनोहर सरदार। 4 महीने से अपनी इस हरकत को वो अंजाम दे रहा था। केस फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 74, 75 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो बयान है वो 20 अगस्त को दर्ज हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक टीचर स्कूल में 8वीं क्लास की छात्राओं के साथ पिछले 4 महीने से अश्लीलता कर रहा था। इस बात की जानकारी क्यों स्कूल प्रशासन को नहीं होती है, या फिर जानबूझकर ऐसी घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। अकोला की वारदात के बाद सभी लोगों के मन में कई सवाल हैं। आखिर महाराष्ट्र के स्कूलों में क्या हो रहा है? हमारी बेटियां स्कूलों में अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वो खुद को कहां महसूस करेंगी? बदलापुर में लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का कि 3 और 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की गई थी। दोनों घटनाएं आपके सामने रख रही हूं। कहां पर क्या हुआ? बदलापुर में जो हुआ, वहां एक नामचीन स्कूल है जो 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ जिस स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोपी अक्षय सिंधे जो है वो स्कूल में स्वीपर था। स्कूल के बाथरूम में मासूमों से दरिंदगी की गई। वारदात के कई दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि स्कूल प्रशासन की चुप्पी ने कल लोगों को सड़कों पर निकाला था और जमकर हंगामा हुआ था। अब अकोला की बात सुन लीजिए। यहां भी जहां वारदात को अंजाम दिया जा रहा है वो भी एक स्कूल है। क्लास 8 की छात्राओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। आरोपी जिला परिषद स्कूल का टीचर है, यानी कि सरकारी स्कूल है। 4 महीने अश्लीलता फिल्म दिखाई गई और उन्हें परेशान किया गया। मामला सामने आते ही पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठाणे के बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला भी अब गर्मा गया है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीरों के जरिए हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है।
कल बवाल की वजह से बदलापुर रेलवे स्टेशन पर 10 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही थी। फिलहाल यहां पर हालात सामान्य हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन अभी तक बदलापुर में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि कल 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि वो कल बदलापुर की सड़कों पर उतरे। न सिर्फ सड़कों पर हंगामा किया गया, स्कूल पर पथराव किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर कल तकरीबन 10 घंटे तक जो आवाजाही थी ट्रेन की रोकी गई। बार बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब लोग नहीं समझे तो बल प्रयोग किया गया। हालांकि इस दौरान पथराव की घटना भी सामने आई थी। बदलापुर में लोगों ने पहले स्कूल पर अपना गुस्सा उतारा, स्कूल में तोड़फोड़ की और फिर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें रेलवे पुलिस के 7 से 8 जवान घायल हुए। क्या कुछ हुआ बदलापुर में, आक्रोश कैसे भड़का, आपके सामने है। देखिए, अभी 300 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, 72 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जो संघर्ष हुआ था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, उसमें 8 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। अभी के ताजा हालात ये हैं कि हालात पर काबू तो पा लिया गया है, हालात सामान्य जरूर हो गए हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा को बहाल नहीं किया गया है। इंटरनेट सेवा बंद रहेगी ताकि कोई अफवाह ना फैला सके और एक बार फिर भीड़ सड़कों पर इकट्ठा ना हो जाए। अभी के ताजा हालात क्या हैं, स्कूल में कैसे, स्कूल की इस घटना के बाद अभी हालात सामान्य और सन्नाटा पसरा हुआ है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी साकेत राय की एक रिपोर्ट। बीते दिनों बदलापुर में आपने देखा कि जिस तरह से 2 नाबालिग बच्चों के साथ लैंगिक शोषण का मामला सामने आया और उसमें अक्षय शिंदे नाम के स्कूल के ही एक क्लीनर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में बदलापुर में जिस तरह से कल हिंसा आक्रामक हुई, जिस तरह से लोग आक्रामक हुए, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। अब आज परिस्थिति क्या है, यही हम दिखाने के लिए आपको सीधा उस स्कूल पर ले आए हैं। ये वही स्कूल है, आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊं, जहां पर वो दोनों बच्चियां पढ़ती थी, माध्यमिक प्राथमिक स्कूल। इस वक्त आप इस स्कूल की अगर तस्वीरें देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पूरा इलाका फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये गेट के अंदर या गेट के बाहर फिलहाल पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई भी अंदर ना आ पाए। दूसरी तरफ ये जो प्रांगण है उसके दूसरी तरफ कॉलेज का हिस्सा है और वो दूसरे स्कूल का हिस्सा है। पर फिलहाल हम आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलते हैं। आप देखिए, कल जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद जो यहाँ की खिड़कियाँ हैं, जो गेट हैं, उन सभी पे तोड़फोड़ की गई है। अंदर के भी हिस्सों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है। अब इसके पीछे कारण यह है कि जिस तरह से कल भीड़ बदलापुर में उग्र हुई, उसके बाद यहाँ पे परिस्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से खराब हो चली थी। फिलहाल पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है और आपको बताएं कि पूरे बदलापुर में इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इस बात की समीक्षा की जा रही है कि कहीं से भी कोई भी गलत प्रकार की न्यूज़ न फैले और यही कारण है कि आप देखिए फिलहाल ये जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये टूटे हुए हैं। लेकिन कल की घटना के बाद आज बड़ा पुलिस बंदोबस्त बदलापुर में डिप्लॉय किया गया है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कल जैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई थी, अब आज फिर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो। अब देखिए, बदलापुर में केवल उपद्रवियों पर ही एक्शन नहीं हुआ, पुलिस और स्कूल पर भी कार्रवाई हुई है। बदलापुर में सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यह है कि जो पुलिस थी उसने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोगों का गुस्सा था, जो अभिभावकों का गुस्सा था, वो इसीलिए था कि जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने अभिभावकों की बात नहीं सुनी। इसके अलावा स्कूल पर क्या कार्रवाई की गई है, स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो क्लास अटेंडेंट हैं, जो महिला अटेंडेंट हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो चाहे पुलिस हो चाहे स्कूल हो, कार्रवाई लगातार जारी है। क्लास टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और महिला अटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यह है कि स्कूल में 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ वॉशरूम में यौन शोषण किया जाता है और इसकी कानों कान खबर कैसे स्कूल को नहीं होती, और जब अभिभावक शिकायत करते हैं तो स्कूल मौन क्यों बना रहता है, यह सवाल है। और इन सवालों को जानने की जब कोशिश की गई तो जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो इन सवालों का जवाब देने से बचते नजर आ रही थी। एक दाईं तरफ टीचर हैं दीपाली देशपांडे, दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैडम है। प्रिंसिपल मैडम 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग प्लीज बात कर लीजिए। हजारों पेरेंट्स जो है वो परेशान हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं। आप इस तरह से जाके, मैम
आप टीचर है, आपके भी घर में बच्चे होंगे, आप सोचिए जरा एज अ पेरेंट आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई जब आपने इस तरह की घटना देखी? मैम आइए, आप बताइए जरा, आप इस तरह से, मैम संभाल के जाइए, धीरे धीरे आप गिर सकती है। मैम आप बताइए जरा, छोटे बच्चे थे, उनके जीवन का सवाल है, आपने अपना कार्य अच्छे से किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैम मैम बताइए, आपने सर आम्ही निघू का? कैसे वो सफाई कर्मी कितने दिनों से वो यहाँ पे था? स्कूल की प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं है और यही गुस्से का सबब बना हुआ है। बदलापुर में स्कूल प्रशासन हो या फिर पुलिस, दोनों सवालों के घेरे में है। दो मासूम बच्चियों के साथ 12 और 13 अगस्त को वारदात हुई। जब उनके पेरेंट्स पुलिस थाने पहुंचे तो उन्हें 11 घंटे तक इंतजार करवाया गया। वारदात के 3 दिन बाद 16 अगस्त की रात को एफआईआर दर्ज हो सकी। इसी तरह स्कूल प्रशासन पर आरोप यह है कि स्वीपर पर नरमी दिखाई गई। लोगों का गुस्सा इस बात से भी है कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया जा सका, लेकिन स्कूल की टीचर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही हैं। आप स्कूल की टीचर हैं जी, क्या नाम है आपका? दीपाली देशपांडे। दीपाली जी, कब ये घटनाक्रम हुआ था, इस बारे में बताइए। वो लोग 14 तारीख को बोल रहे हैं, लेकिन हम जब स्टूडेंट को मराठीत बोलू कमी, नहीं हिंदी में बताइए। हम लोग जब स्टूडेंट को छोड़ते तब हम स्कूल के डोर पे रहते और जो हमारी मौसी है उनके साथ हम छोड़ते वो जब वापस आते हैं तब हम गिन के लेते स्टूडेंट कितने हैं। यही प्रोसेस है हमारी। ठीक है, आपका प्रोसेस आपने बता दिया। जब ये घटना हुई तब आपको क्यों नहीं पता चला कि इस तरह से जो छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है? ऐसा कुछ मेरे निदर्शन में नहीं आया सर, मैं प्रामाणिकपणे बोलती हूँ ये। लेकिन अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। लेकिन वो जब बच्चे आते हैं तो गिन के लेते हैं तब वो सब पूरे होते हैं। वो बात नहीं है, सवाल ये है कि जब वो वॉशरूम में जा रही हैं तो आपकी जो वहाँ पे नैनी होगी, जिसे आप मौसी कहते, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? छोटे बच्चे उन्हें जाके वॉशरूम में ले जाए, खुद ड्रॉप करे, वहां से लेकर आए, किसकी जिम्मेदारी? उनकी है ना। और आपकी जिम्मेदारी? हम वही बोल रही हूँ ना कि वो हम गिन के लेते फिर। तो इस वारदात के बाद सवाल बहुत हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने इस वारदात को काफी गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बदलापुर मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। आईजी रैंक की आईपीएस अफसर आरती सिंह को इसकी कमान सौंप दी गई है। पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच कराई जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूलों में विशाखा कमेटी बनाने का फैसला किया है। अगर किसी स्कूल में सीसीटीवी नॉन फंक्शनल मिलता है तो उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़े फैसले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस घटना के बाद लिए गए हैं। इसके बाद एक और घटना जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है और अभी भी इस घटना के कई ऐसे किरदार हैं जिनका बेपर्दा होना बाकी है। बात कोलकाता की कर रही हूं, जहां ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता में छात्र इंसाफ की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पर उतरे छात्र वी वांट जस्टिस के नारों के साथ सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी अपनी पत्नी के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे और डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। बीजेपी भी आज कोलकाता के श्याम बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उधर इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। मर्डर रेप केस के मेन आरोपी संजय रॉय से पूछताछ हो रही है। उसके दोस्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्त से भी पूछताछ की गई है। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष से आज 8वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। संदीप घोष वो किरदार साबित हो सकता है जो ये बता सके कि इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसमें कितनी लापरवाहियां की गई हैं। आरोपी संजय रॉय के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर फिलहाल सीबीआई लगातार सख्ताई कर रही है और पूछताछ कर रही है। संदीप घोष आज भी सीबीआई के दफ्तर पहुंचा। यहां पिछले 2 घंटे से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। संदीप घोष सीबीआई के कई सवालों का जवाब ठीक नहीं दे रहा है। उनके कई बयानों और अस्पताल के स्टाफ के बयानों में विरोधाभास मिला है। वारदात के बाद संदीप घोष के मोबाइल का डेटा भी डिलीट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में संदीप घोष के रोल को लेकर सवाल उठा चुका है। क्या संदीप घोष को किसी तरीके का कोई संरक्षण प्राप्त था? कौन है संदीप घोष की ताकत के पीछे? ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी संदीप घोष पर रहमत दिखाई जाती है और उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल दागा गया है।
कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष प्राइम सस्पेक्ट है। संदीप घोष को लेकर कोलकाता पुलिस और केस की जांच कर रही सीबीआई के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। संदीप घोष को आज कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष पर केस दर्ज किया है। इसी मामले में कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को आज लाल बाजार में पेश होने के लिए नोटिस दिया है। फिलहाल अभी संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई को पता है कि संदीप घोष कई राज जानता है। रेप मर्डर कांड के पीछे कौन कौन हो सकता है ये भी उसे पता है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में सीबीआई के पास कोई कंक्रीट सबूत नहीं है जिससे संदीप घोष को गिरफ्तार किया जा सके। इस बीच कोलकाता पुलिस संदीप घोष के खिलाफ कई मामले दर्ज कर रही है। कोलकाता पुलिस संदीप के खिलाफ मामले दर्ज करके अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ये नहीं चाहती कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराए, लिहाजा कोलकाता पुलिस की तरफ से उस पर मामले दर्ज करके गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए आरोप इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जा रही है। संदीप घोष अगर बोलेगा तो कई राज वो उगल सकता है, कई सफेद पोश चेहरों को बेनकाब कर सकता है। इसीलिए संदीप घोष को लेकर ये जो तकरार है ये जरूर बंगाल में देखने को मिल रही है। एक तरफ सीबीआई आज 8वें दिन भी पूछताछ कर रही है संदीप घोष से, तो बंगाल पुलिस भी ये चाहती है कि संदीप घोष से वो पूछताछ कर सके। हालांकि सवाल यह है कि जब ये घटना सामने आई थी और जब तक सीबीआई के पास केस नहीं पहुंचा था तब तक बंगाल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी और संदीप घोष को अपनी कस्टडी में क्यों नहीं लिया? संदीप घोष से उस वक्त पूछताछ क्यों नहीं की गई थी? क्या संदीप घोष को पॉलीग्राफ टेस्ट से बचाने की कोशिश की जा रही है? ये वो सवाल हैं जो फिलहाल बंगाल से उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सीबीआई तेजी से लगातार अपना काम कर रही है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में भारत बंद के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पटना में भारत बंद के दौरान हंगामा हुआ है। क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के मामले में आज भारत बंद का कॉल है और ये तस्वीर आप देखिए, पटना में लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से, डंडे बरसाए गए हैं और लाठियां सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके हाथों में भी आप बड़ी बड़ी लाठियां देख रहे हैं और ये लाठियां पुलिस पर भाजने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला है और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। सवाल ये भी है कि ऐसे क्या हालात वहां पर पैदा हुए थे कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठियां बरसानी पड़ी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक शख्स आपको भागता हुआ नजर आएगा और पुलिस उस पर लाठियों की बौछार कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि क्रीमी लेयर को आरक्षण के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश भर में बंद का कॉल किया गया था, कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी इस बंद को प्राप्त है और अब जब पटना में प्रदर्शनकारी भारत बंद करने की कोशिश कर रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। सदस्य जब यहाँ पर पहुंचे उस समय यहाँ पर हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ जिले के एसडीओ हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि ये काफ़ी देर से आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ट्रैफिक पोस्ट पर ना आए, ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, फिर लाठीचार्ज की नौबत कैसे आई? नहीं, इसमें तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से उनको डिस्पर्स कराने की, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया और पुलिस बल के साथ नोकझोंक करने की कोशिश की, तब हम लोगों ने फिर खदेड़ दिया है। अभी ट्रैफिक चालू हो गया? हाँ, अभी ट्रैफिक चालू हो जाएगा। तो बता रहे हैं एसडीओ कि क्यों नौबत आई लाठीचार्ज की और अब डाकबंगला चौराहे को आप देखिए पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जो बंद समर्थक थे उन्हें हटा दिया गया है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कोटे में कोटे को लेकर और इसी का विरोध किया जा रहा है कई संगठनों की तरफ से। पूरे भारत में ये बंद का कॉल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ये फैसला सुनाया था और कोटे में कोटे का जो प्रावधान है वो करने की जो इजाजत है वो राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा था और कोर्ट ने ये साफ कर दिया था राज्य सरकारों को कि आप
विचार करके, कमेटियां गठित करके ये देखें कि कैसे SC/ST कोटे में कोटा हो सकता है, यानी कि जो क्रीमी लेयर है इसमें कोटा हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था और इसी का विरोध आज किया जा रहा है और इसी दौरान पटना में हंगामा देखने को मिला है। आप देखिए जहां तहां आपको जो जूते चप्पल हैं वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और पटना पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। जो वाहन लाए गए थे, जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे, उन पर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक था? क्या इस प्रदर्शन में किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने कोई हंगामा किया था जो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, या पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, ये सवाल है। फिलहाल आपको प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आ रहे होंगे। उनके हाथों में जो झंडे हैं उन झंडों से अपना बचाव करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन पुलिस लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है। देखिए कैसे एक शख्स को घेरकर पुलिस लाठियां चार्ज कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि यहां से बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही थी। लोग जब नहीं माने तब पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है। तो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी देश का राज्य, हर जगह आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, दुकानें बंद करा दी गई हैं और प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आज सड़कों पर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत दी थी और कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा था कि अगर ये इजाजत दी जा रही है कोटे में कोटे की, तो राज्य सरकारें इसमें मनमानी भी नहीं कर सकती हैं। इसी फैसले का जो विरोध है वो आज भारत में किया जा रहा है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ पटना से सीधा। नीतीश, बताइए जरा ये हालात क्यों पैदा हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? हम देख रहे हैं वाहनों पर लाठियां बरसाई जा रही है, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जी देखिए, पटना का डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया गया था। बंद समर्थक यहाँ अलग अलग रास्तों से पहुंचे थे और ठीक यहीं पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। दूसरी तरफ बंद समर्थक थे, लेकिन काफ़ी देर तक पुलिस ने समझाने की कोशिश की। जब नहीं माने समर्थक तो उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ तोड़ी गई। और देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। ये वो ऑटो है जिसमें बंद समर्थक यहाँ पर पहुँचे थे लाउड स्पीकर वगैरह लेकर, लेकिन जब यहाँ से पुलिस ने खदेड़ा तो उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ और उसमें यहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो गई। यहाँ पर देखिए जूते चप्पल जो बिखरे पड़े हैं, शीशे यहाँ पर गिरे हुए हैं और झंडे बैनर जो तमाम थे उनके यहीं छूट गए हैं। यहाँ पर देखिए ये भीम आर्मी के सदस्य थे और यहाँ पर जूते चप्पल की स्थिति देखकर आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर क्या हालात रहे होंगे। काफ़ी देर तक गहमा गहमी धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अचानक जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई उसके बाद जो है पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। और डाक बंगला चौराहा चूँकि पटना का सबसे एक महत्वपूर्ण चौराहा है, यहाँ पर बहुत देर से ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई थी और अलग अलग रास्तों से जो प्रदर्शनकारी आ रहे थे, कभी इस रास्ते से कभी दूसरी रास्ते से, और इसलिए यहाँ पर पहले से पूरी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि अब जो है पुलिसकर्मियों ने डाक बंगला चौराहे को खाली करा दिया है और जो तमाम यहाँ पर पुलिस के प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहले से तैनात थे और यहाँ पर अब ट्रैफिक को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी देर तक यहाँ पर बंद समर्थक बने रहे और जब यहाँ पर धक्का मुक्की के बाद लाठीचार्ज की स्थिति आई उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसी रास्ते से जो बंद समर्थक थे वो आगे की तरफ भागे, लेकिन जिस रास्ते से वो भाग रहे थे आसपास जो दुकानें हैं वहाँ छिपने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ भी उनको ढूंढ कर पुलिस ने निकाला और उसके बाद उनकी पिटाई की गई है। तो काफ़ी देर से जो गहमा गहमी डाक बंगला चौराहे पर बनी हुई थी वो अब स्थिति बदली है, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। और एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखा दें कि जिस एक ऑटो से बंद समर्थक यहाँ पहुँचे थे उस ऑटो की क्या हालत हो गई है। यहाँ देखिए पूरी तरह से जो गाड़ी है उसका शीशा यहाँ पर टूट चुका है और यहाँ पर जो बंद समर्थक थे, चूँकि लाठीचार्ज हुई तो उसके बाद यहाँ से सीधे की तरफ पीछे की तरफ भागे वो, और इससे पहले गांधी मैदान से इनका जो जुलूस है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था।
गांधी मैदान से आगे जब बढ़ना चाह रहे थे तो जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगा रखा था, लेकिन पुलिस को चकमा दे दिया बंद समर्थकों ने और बीच रास्ते से ही उन्होंने रास्ता बदल लिया और फिर किसी तरह यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ पहुँच गए बंद समर्थक तो यहाँ पुलिस ने एक बैरिकेडिंग लगा दी। काफ़ी देर तक वो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ रहे, लेकिन जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, उसको हटाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया है। और बंद समर्थक जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, खासतौर से बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि बिहार में बंद को लेकर जो बंद समर्थक हैं वो काफ़ी उग्र हैं और हर जगह रास्ते पर जो बंद समर्थक हैं लाठी डंडों के साथ, पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए, और इस तरह की तस्वीर के बीच बंद समर्थक लगातार नारेबाजी करते हुए। और बिहार में एक और दिलचस्प तस्वीर ये कि अलग अलग धाराएं नजर आ रही हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने अलग अलग रास्ता अख्तियार किया है और जाहिर है ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में बिहार की जो दलित राजनीति है उसमें एक नई धारा देखने को मिल सकती है। प्राची, बिल्कुल, देखिए कोटे में कोटे पर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। बड़ी बात यह है कि कई विपक्षी दलों ने इस पूरे के पूरे बंद को अपना समर्थन दिया है, तो एनडीए में शामिल जो दल हैं वो भी इस आंदोलन पर अपना नरम रुख अपनाए हुए हैं। बिहार की अगर आप बात कर लेंगे तो चिराग पासवान का जो रुख है वो भी नरम पड़ा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि इस बंद को उनका भी समर्थन जरूर मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी यानी कि जो राजनीति जाति विशेष की करते हुए नेता नजर आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उसी का असर आपको पटना की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। अभी के हालात अगर नीतीश आपसे समझूं तो क्या पटना से जो लोग बैठे हुए थे धरने पर या जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया है? पुलिस ने कब्जा कर लिया है इस एरिया पर? जी हाँ, लगभग हटा दिया गया है। हम एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा दें कि जो लोग यहाँ पर बने हुए थे उन्हें हटाया गया, लेकिन एक और जत्था अभी पहुँचा है। ये देखिए सामने आपको जो भीड़ नजर आ रही है ये एक दूसरा जत्था है और ये जत्था जब वहाँ पहुँचा है तो फिर पुलिस वहाँ पहुँच गई है उनको रोकने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ चौराहे पर अभी ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी चूँकि पूरी तरह से हालात अभी नियंत्रित नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की तैनाती काफ़ी बड़े स्तर पर कर दी गई है और इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है अब थोड़ी देर में शुरू होगा, लेकिन हर तरफ नज़र रखी जा रही है क्योंकि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं और कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो ट्रैफिक को चालू किया जाए। और ये जो रास्ता है डाकबंगला चौराहे से एग्जीबिशन रोड की तरफ जाता है, इसी रास्ते से बंद समर्थक यहाँ पर पहुँचे थे और जब यहाँ पर बंद समर्थक पहुँचे तो उनको यहाँ रोक दिया गया है और उसके बाद जब वो आगे बढ़ना चाह रहे थे इसी बात को लेकर लाठीचार्ज की नौबत आई। नहीं तो पहले पुलिस ने उन्हें इस बात की छूट दी थी कि वो अपना प्रदर्शन जो है वो नारेबाजी करते रहें, लेकिन चौराहे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, ट्रैफिक पोस्ट की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर जो प्रदर्शनकारी थे वो नाराज हो गए। हमारे साथ हैं अभी एसपी, ये बताइए कि सर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? देखिए ये उग्र हो गए थे। हम काफ़ी देर से इनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप जहां हैं वहीं बने रहे और जो है शांतिपूर्वक जो है इसका समापन करें, परंतु वो जो है हमारी बैरिकेड जो फाइनली यहाँ पे लगाई गई थी उसको तोड़ने का प्रयास किया और लास्ट में तोड़ ही दिया उन्होंने, तो इसलिए हमें वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद जो है हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा था। अभी क्या हालात हैं? अभी भी अलग अलग तरफ से प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं? नहीं, अभी शांतिपूर्वक है। कुछ भी देखिए, हमारी अपील भी यही है कि शांतिपूर्वक जो है करें। आपको परमिशन नहीं दिया गया है डीजे यूज़ करने का, ट्रैफिक को अवरोध करने का। आपका अधिकार है प्रदर्शन करने का, लेकिन जब तक दूसरे का जो अधिकार का हनन ना हो, तो यही मेरी अपील है कि शांतिपूर्वक जो है आप करें। जो भी कर रहे हैं लोगों को, दूसरों को जो है दिक्कतें ना आने दें और ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, तो फिर जो है हमें जो है उचित जो है कानूनी कार्रवाई आपके विरुद्ध करनी। देर में ट्रैफिक यहाँ पे अब शुरू कर दिया जाए? श्योर, अभी ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है, अभी ट्रैफिक चालू है। शहर के दूसरे हिस्सों से क्या खबरें आ रही? हर जगह शांतिपूर्वक जो है हम लोग उनको समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कुछ भी जो है कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो और अभी तक जो है जहाँ जहाँ से कुछ दिक्कतें आ रही है उनको जो है पुलिस शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रही है। तो ये पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि क्यों नौबत आई लाठीचार्ज की और किस तरह से हालात को धीरे धीरे अब नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए, ये डाकबंगला चौराहा का दूसरा हिस्सा। 4 रास्ते हैं चौराहे पर और हर रास्ते पर अलग अलग तरफ से चूंकि प्रदर्शनकारी बंद समर्थक पहुँच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चारों रास्तों पर पुलिस को नज़र रखनी पड़ रही है और यही कारण है कि अब देखिए एक नया जत्था यहाँ पर पहुँचा है
ये आप लोग यहाँ पर क्या मांग लेकर पहुंचे हैं? देखिए, कोटे का हम लोग विरोध करते हैं। क्रीमी लेयर में SC ST को हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जो आयोग की बात हुई थी कि अनुसूचित 9 अनुसूची में उसको डाला जाए, उसकी मांग करते हैं। और सरकार ने भी तो कहा ना कि हम इस सुझाव को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया, जो सुझाव आया, उसको इनकार किया भारत सरकार। इसी समर्थन का इसी जो चक्का जाम हम लोग पूरे भारत में बंद कर रहे हैं, दलित सेना इसी का विरोध कर रही है और समर्थन करती है ताकि ये काला कानून वापस लिया जाए और दोबारा कोई ऐसी राजनीति डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी न। चिराग पासवान जो कि आपके ही पार्टी के सुप्रीमो के भतीजे हैं, वो तो बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं। देखिए, कोई बंद, हम लोग भी बंद का ही समर्थन कर रहे हैं। पूरे भारत में हम लोग बंद का समर्थन करती है दलित सेना, पूरे बिहार में दलित सेना समर्थन करती है इस बंद का। और चिराग जी क्या कर रहे हैं, वो अपना झंडा लेकर के कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने संघर्ष को जारी रखे और समर्थन कर रहे हैं, तो ये शुभकामना है उनको, बहुत अच्छी बात है। पशुपति पारस की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं और ये भी पहुंचे हुए हैं डाक बंगला चौराहे पर। और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपना जो स्टैंड साफ किया है इस मसले पर, उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है। हालांकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं है, लेकिन उन्होंने समर्थन किया है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी वो खुलकर कह रहे हैं कि 22 जातियों में से 18 जातियां जो हैं वो वंचित हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। और वो जातियां जो है उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उन पर वो बात फिट बैठती है, लागू होती है, और इसलिए उन 18 वंचित जातियों का ध्यान रखना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि उन जातियों में ये तो समझा जा सकता है कि जो सियासतदान हैं वो अपना अपना हित देखकर, अपने अपने वोट बैंक को देखकर, अपने अपने कोटे को देखकर अपना अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान को आप ले लीजिए, चाहे आप जीतन राम मांझी को ले लीजिए। अब सवाल ये है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो ये आंदोलन उग्र क्यों, इसमें नौबत क्यों आ रही है पुलिस को कि आप लाठीचार्ज करें? जी हाँ, बिल्कुल। यही सवाल कई लोगों के मन में भी है कि आखिर इस मामले में आखिर इस तरह के उग्र प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। और इसके बाद ये देखें कि भारत सरकार ने भी जो कहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले थे उसको लेकर भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो इसको नहीं मानती है। इसके बाद भी लगातार उसी तरह की नारेबाजी हो रही है, उसको लेकर भारत सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी भी की गई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये जाहिर है राजनीति का जो एक चेहरा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और हर जो दल है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने बिल्कुल, देखिए अपने अपने वोट बैंक को साधना है और इसीलिए अपने अपने लिहाज से, यूं कहूं अपने अपनी सुविधा के लिहाज से इस बंद पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं राजनीतिक दल। आप नीतीश हमारे साथ बने रहिएगा। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसका साफ असर देखा जा रहा है। दरअसल SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है, जिसका असर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बिहार में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। बिहार के जहानाबाद में सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा है। कहीं ट्रेन को रोका गया है तो कहीं प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान में भी बंद का असर दिख रहा है। राजस्थान में तो बंद को देखते हुए आज स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। जयपुर, आगरा, लखनऊ में भी प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी स्कूलों को बंद किया गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको आइए जानकारी देते हैं कि दरअसल ये बंद क्यों बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा फैसला है जिसके खिलाफ ये संगठन आज सड़कों पर उतरे हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला था। ये बंद उसके खिलाफ बुलाया गया है। SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जो पूरा का पूरा बंद है वो बुलाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा की मंजूरी दे दी है। साथ ही अदालत ने क्रीमी लेयर का भी सुझाव दिया है। दलित संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार करे। अब ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि इस आरक्षण में ऐसा तो नहीं कि किसी एक जाति को ज्यादा फायदा मिल रहा है, किसी एक वर्ग को ज्यादा फायदा मिल रहा है। समान जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, ये लगातार कोशिश की जाए, यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। राज्य सरकारें इसके तहत कानून बना सकती हैं। हालांकि राज्य सरकार को पूरी तरीके से जस्टिफाई करना होगा अगर किसी भी जाति का कोटा उनकी तरफ से बढ़ाया जाता है तो।
अब उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। यहां भी राजधानी लखनऊ में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मायावती ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मायावती ने खुले तौर पर इस बंद को अपना समर्थन दिया है और मायावती के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमूमन बहुत कम ऐसी तस्वीरें आप देखते होंगे जब बसपा का झंडा लिए या बसपा के पार्टी के नेता कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन ये मसला वोट बैंक का है। अपनी अपनी सियासत को चमकाना है, अपने अपने वोट बैंक को मुट्ठी में बंद करके रखना है। इसीलिए सियासतदान भी इसमें जमकर अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर रहे हैं। अब बीएसपी के कार्यकर्ता जो अमूमन किसी और मुद्दे पर सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो वहीं पटना में भी आप तस्वीरें देख लीजिए, यहां तो कम से कम लाठीचार्ज करना पड़ गया। इतने हालात ऐसे पैदा हो गए कि पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि बार बार समझाया जा रहा था कि और दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन जैसे ही उग्र हुआ वैसे ही लाठीचार्ज करना पड़ा है। लखनऊ के बाद अब मेरठ की तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी भारत बंद के दौरान प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। ये तस्वीरें आपके सामने मेरठ से। हालांकि यहाँ भी भारी सुरक्षा बल को डिप्लॉय किया गया ताकि माहौल खराब ना हो, अशांति ना पैदा हो, और यहाँ भी जमकर नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले SC/ST क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के मामले में आज तमाम ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में भी इस वक्त आप पुलिस की तैयारियां यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि आशंका लगातार इस बात की है कि भारत बंद के जो आह्वान किए गए हैं अलग अलग पार्टियों द्वारा, अलग अलग संगठनों द्वारा, उसके चलते किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। इसी वजह से मेरठ के कमिश्नरेट चौक पर इस वक्त भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें न केवल लोकल पुलिस है बल्कि लोकल पुलिस के अलावा जो RAF की तैनाती है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, उन लोगों को भी यहां पर लगाया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। इस पार्क के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग कुछ संगठन के लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। उन लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे। असल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में कि या तो उस फैसले को वापस लिया जाए या फिर पुनः विचार किया जाए। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अजमेर में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बाइक और गाड़ी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शहर में रैली निकाली है। तो देखिए राजस्थान में भी जगह जगह बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोटे में कोटे देने का ये फैसला है। राज्य सरकारों को इसके लिए हिदायत भी दी गई है, लेकिन इस फैसले का विरोध अलग अलग संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। अजमेर में जहां बाइक रैली निकाली गई है, वाहनों के द्वारा झंडे लगाकर अपनी बात को देश के सामने रखने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ पटना के हालात तो आप लगातार देख ही रहे हैं। यहाँ डाक बंगला चौराहे पर लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस एक तय सीमा तक आगे जाने की इजाजत दे रही थी। बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पटना के बाद बिहार के पूर्णिया की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भी भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया है और जगह जगह बांस लगाकर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि गाड़ियों की आवाजाही को रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शन में जगह जगह आगजनी करने का क्या मतलब है, जानबूझकर आम लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है। पूर्णिया की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर टायर जला दिए गए हैं ताकि सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित रहे। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि यहां से इन आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए और इस सड़क को खोल दिया जाए, लेकिन फिलहाल संघर्ष की स्थिति आप जरूर देख सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा असर इस पूरे फैसले का देखने को मिल रहा है, इस बंद का देखने को मिल रहा है। आपको पूर्णिया के बाद बिहार के ही जहानाबाद की भी तस्वीर दिखा देती हूं। यहां भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई है। आज सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जिससे जाम लग गया, जबकि आज बिहार में पुलिस भर्ती की परीक्षा है। ऐसे में परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भर्ती एग्जाम को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ के पास प्रदर्शनकारी 2 घंटे से बीच रोड पर खड़े थे, जिस वजह से ट्रैफिक लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस से हाथापाई करने लगे। तस्वीरें आपके सामने हैं।
एक तरफ पटना में तो लाठीचार्ज करना ही पड़ा, जहानाबाद में भी स्थिति कुछ ऐसी पैदा हुई। जब पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी तो लोग समझने की बजाय पुलिस को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ रोड रेज मामले की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। ठाणे पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ठाणे पुलिस का कहना है कि अंबरनाथ में एसयूवी की टक्कर और झगड़ा रोड रेज का मामला नहीं बल्कि पारिवारिक झगड़े को लेकर हुआ था। दरअसल कल शाम करीब 5 बजे अंबरनाथ में 2 एसयूवी में टक्कर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि टक्कर रोड रेज का मामला है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो इसमें पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया। कैसे एक बेटा अपने पिता के खून का प्यासा हो गया, इस बात का खुलासा पुलिस की रिपोर्ट में हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी बिंदेश्वर शर्मा ने ही अपने पिता सतीश शर्मा के एसयूवी में टक्कर मारी थी। दरअसल सतीश शर्मा अपने बेटे विंदेश्वर शर्मा और बहू के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मुंबई से अंबरनाथ आए थे। जब वो अपनी बहू को समझा बुझाकर वापस मुंबई जा रहे थे, उनका बेटा बिंदेश्वर पीछे से अपनी एसयूवी में आ रहा था। जब सतीश शर्मा के ड्राइवर ने उसकी गाड़ी को देखा तो वो ये सोचकर कि बिंदेश्वर अपने परिवार से बात करना चाहता है, एसयूवी को किनारे खड़ा कर दिया और बाहर निकल गया। हालांकि आरोपी बिंदेश्वर ने नहीं रुका और खड़ी गाड़ी में टक्कर मार के वो आगे निकल गया। ड्राइवर को टक्कर मार दी और उसे लगभग 100 फीट घसीटते हुए ले गया। उसके बाद आरोपी ने यू टर्न लिया और पिता की कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके पिता की एसयूवी करीब 10 फीट तक उल्टी दिशा में फिसल गई और एक खड़ी बाइक से जा टकराई। इस हादसे में आरोपी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, आप तस्वीरें देखिए कैसे इस गाड़ी को पूरी तरीके से पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी है उसका ड्राइवर भी घसीटता हुआ आगे की तरफ गया है। पहले रोड रेस का मामला समझा जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि ये पारिवारिक विवाद का मामला है, जहां एक बेटा ही अपने पिता की जान का दुश्मन बन बैठा। अंबरनाथ के बिंदेश्वर शर्मा की गाड़ी ने जिस तरह से अपने पिता की एसयूवी को टक्कर मारी, वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 अस्पताल में अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये टक्कर कितनी खतरनाक थी उसकी तस्वीर आप देखिए। ये देखिए, ये गाड़ी पहले बगल से गुजरती है। जो सफेद गाड़ी है वो पिता की गाड़ी है और जो दूसरी आप गाड़ी देख रहे हैं लाल घेरे में, वो बेटे की गाड़ी है। ये गाड़ी पहले पिता के ड्राइवर को टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है, ड्राइवर घसीटता जाता है। उसके बाद ये गाड़ी वापस आती है और इस गाड़ी को टक्कर मार देती है। आपको बता दें कि जोरदार टक्कर हुई, गाड़ी का जो गेट है वो भी खुला हुआ था, जो टूट गया है। टक्कर से सामने खड़ा शख्स भी उछलकर नीचे गिरा। आप देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं रोड पर ये पारिवारिक विवाद किस कदर जानलेवा साबित हो गया, वो तस्वीरें बता रही हैं। पिता की जान का दुश्मन बन बैठा बेटा। पिता का कसूर इतना था कि बहू और बेटे के बीच में विवाद सुलझाने की कोशिश पिता कर रहे थे। इसी पर गुस्साए बेटे ने पिता की जान लेने की कोशिश की। बिंदेश्वर यही नहीं रुकता है, आगे जाकर उसने अपनी सफारी को यू टर्न लिया और वापस लौटकर फिर से पिता की गाड़ी को टक्कर मारी। पिता की गाड़ी को लगभग 100 फीट तक घसीटते हुए ले गया। बिंदेश्वर ने जिस वक्त अपने पिता की गाड़ी को टक्कर मारी, उस वक्त उनकी गाड़ी में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई और एक बच्चा भी सवार था। ये देखिए, ये गाड़ी पहले टक्कर मार के आगे निकल जाती है, लेकिन यहीं पर बिंदेश्वर का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो यू टर्न लेकर आता है और पिता की गाड़ी को टक्कर मारकर पीछे की तरफ घसीटता है। और इस दौरान कई लोग हैं जो इस गाड़ी के नीचे दब गए, कुचल गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए कैसे यू टर्न लेता है, यू टर्न लेने के बाद अपने पिता की गाड़ी पर हमला बोल देता है। अंबरनाथ टक्कर कांड की एक और टॉप एंगल तस्वीर आपको दिखाती हूं। इस जानलेवा टक्कर के बाद लोगों ने कार में सवार बच्चे को संभाला। वहां मौजूद लोगों का गुस्सा सफारी में बैठे बिंदेश्वर पर फूट पड़ा। गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। पिता की जान लेने पर आमदा हो गया था बिंदेश्वर। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको उसकी गाड़ी नजर आ रही होगी। ये गाड़ी पिता की जान लेने के लिए उसने निकाली थी। पिता की गाड़ी में टक्कर मारी, ड्राइवर को घसीटा। जो रोड पर लोग मौजूद थे उन्हें भी नुकसान पहुंचाया है, उन्हें भी चोट पहुंचाई है। और जब लोगों को मौका मिला तो लोगों ने भी इस गाड़ी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बिंदेश्वर ने अपने पिता को मारने की कोशिश की है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इस पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा था।
इस दिल दहला देने वाले टक्कर कांड की एक और तस्वीर एक और एंगल से आप देखिए। पिता की गाड़ी को साइड से टक्कर मारने के बाद बिंदेश्वर कैसे अपनी सफारी को आगे लेकर गया और फिर यू टर्न लेकर एक बार फिर पिता की सफेद एसयूवी को टक्कर मारी। गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि सफेद एसयूवी कई मीटर तक पीछे की तरफ घसीटती चली गई। ये देखिए, पहले ये जो गाड़ी है ये पहले साइड से टक्कर मारती है, आगे जाता है, यू टर्न लेता है और फिर अपने पिता की गाड़ी को आगे से टक्कर मार देता है। पिता ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा वापस आकर उनकी गाड़ी में ऐसे टक्कर मारेगा और इसीलिए शायद वो गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अचानक से यू टर्न लेता है ये शख्स और फिर अपने पिता की गाड़ी में टक्कर मार देता है। जैसे ही लोगों को मौका मिला इस गाड़ी में तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। अब आरोपी बिंदेश्वर शर्मा के सिर पर कितनी सनक सवार थी वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। बेटे की टक्कर से पिता की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसका बस चलता तो वो सबको रौंद कर मार डालता। वो ना सिर्फ पिता बल्कि जो सड़क पर लोग चल रहे थे उनकी जान का भी दुश्मन बन गया था। पहले अपनी पिता की गाड़ी में टक्कर मारता है, पीछे जो लोग खड़े हुए थे वो भी इस गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। पिता को जान से मारने की कोशिश बिंदेश्वर की तरफ से की गई है। मामला यह है कि बिंदेश्वर और उसकी पत्नी के बीच हुए झगड़े को सुलझाने की कोशिश पिता की तरफ से की गई। बेटे बहू के झगड़े को संभालने की कोशिश पिता की तरफ से की गई। इसी का विरोध बिंदेश्वर ने जताया और विरोध ऐसा कि अपने बाप की जान का दुश्मन बन बैठा और अपनी ही गाड़ी से पिता की जान लेने के लिए सड़क पर निकल गया। टक्कर कांड की एक और तस्वीर आप देखिए। जो पिता अपने बेटे और बहू के बीच समझौता कराने मुंबई से अंबरनाथ गए थे, जब वो घर पर नहीं मिला तो पिता लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके बेटे बिंदेश्वर ने उनकी गाड़ी और उनके परिवार का ये हाल किया। ये उनके एसयूवी का हाल है और सामने उनके बेटे बिंदेश्वर की ब्लैक सफारी खड़ी है जिसे लोगों ने घेर रखा है। गाड़ी के हालात देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिंदेश्वर की मंशा क्या थी। आगे से जोरदार टक्कर मारी गई है, फुल स्पीड में टक्कर मारी गई है। कोशिश ये थी कि पिता की जान ले ली जाए। हालांकि जो सड़क पर लोग मौजूद थे इस गाड़ी में भी उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है, अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। पहले ये मामला रोड रेस का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि ये मामला पिता और पुत्र के बीच विवाद का था। इस टक्कर कांड में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। लोगों ने किसी को ऑटो से तो किसी को कैब से बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अभी 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आरोपी बिंदेश्वर के पिता सतीश, जो कि एक रिटायर्ड रक्षा अधिकारी हैं, उनकी कंडीशन भी इस वक्त काफी सीरियस है। कल अंबरनाथ में जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से इंडिया टीवी संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े ही जोर शोर से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में आपको नजर आया होगा कि एक काले रंग की एसयूवी कार सफेद रंग के फॉर्च्यूनर गाड़ी को टक्कर मारती हुई नजर आ रही है। शुरुआती दौर में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये किसी तरह की हिट एंड रन का मामला हो या फिर किसी तरह का रोड रेज का मामला हो, क्योंकि शुरुआत में जब उस वीडियो को आप देखें तो ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको बताएं कि ये पूरा मामला एक पारिवारिक कलह का है जो सतीश शर्मा नाम के व्यक्ति के परिवार से शुरू होती है। अब इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। दरअसल उस एसयूवी कार में सतीश शर्मा नाम का युवक सवार था, जिसके परिवार में कुछ आपसी विवाद चल रहे थे और इसी के चलते उसका परिवार जो है, उसकी पत्नी आप देखिए पीछे बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं और उसी के साथ उसके ससुर या पिता जो उसे लेकर कोलाबा स्थित घर जा रहे थे, महिलाओं को लेकर, घर के बच्चों को लेकर। ये बात सतीश शर्मा को पसंद नहीं आई। सतीश शर्मा को लगा कि ये उसके परिवार के मैटर में इंटरफियर करने जैसा है और यही कारण है कि सतीश शर्मा ने, आप देखिए वीडियो में, सबसे पहले उस सफ़ेद रंग की कार को ज़ोरदार टक्कर मारी। उसके बाद वो आगे की तरफ जाता है, आगे जाकर फिर मुड़ता है और फिर मुड़ के दूसरी तरफ आकर कार को ज़ोरदार टक्कर मारता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका मोटिव बिल्कुल साफ नज़र आता है इस वीडियो में। और इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ देखिए अभी भी कांच के कुछ टुकड़े जो हैं वो बिखरे हुए नज़र आपको आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है कि असल में ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, सतीश शर्मा ने इस तरह की हरकत क्यों की और अपने परिवार को इस तरह से टक्कर मारने की कोशिश क्यों की। तो अब देखिए इसमें 5 लोग घायल हैं। पिता जिसको बेटे ने मारने की कोशिश की, उनकी कंडीशन भी खराब बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले ने सबको दंग कर दिया। पहले मामला रोड रेस का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ब्लैक गाड़ी में जो शख्स सवार था वो कोई और नहीं, बेटा है जो अपने पिता की जान लेने के लिए निकला है। खून इस कदर उसके सर पर सवार था कि पहले वो साइड से टक्कर मारता है, एक शख्स को टक्कर मारता है,
यहां भी उसका मन नहीं भरता, वो यू टर्न लेकर आता है और यू टर्न लेकर अपने पिता की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारता है। फुल स्पीड के साथ टक्कर मारनी शुरू कर देता है। 5 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त रोड पर चलने वाले लोगों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें जैसे तैसे आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। आप देखेंगे इस गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं। जो सफेद रंग की गाड़ी है उसमें पूरा परिवार बैठा हुआ है। पिता की जान बिंदेश्वर लेना चाहता था।